स्टार्ट करें। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री के रूल्स बताए थे, डिस्काउंट क्या होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था। आज अपन जितना जानते हैं उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अजय जर्नल। आपको ट्रांजेक्शन जो नीचे दिए हुए उनको रिकॉर्ड करना है, किसके बुक्स में, अजय के। क्या क्या दिया पढ़ते हैं पहले। अजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपए, नहीं सॉरी, अजय कमेंस्ड बिजनेस विद ₹70,000, आउट ऑफ हिज ₹50,000 वर हिज ओन एंड ही टुक लोन फ्रॉम हिज ब्रदर विजय। मतलब अजय ने 70,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। उस बिजनेस में 50,000 रुपए खुद का लगाया और 20,000 रुपए क्या किया, अपने भाई विजय से लोन लिया। उसके बाद परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस, कितना रुपए, 4,000। परचेज्ड फ्रॉम आनंद फॉर कैश 25,000। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम अजहर एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। सोल्ड गुड्स टू आलोक 5% ट्रेड डिस्काउंट। कैटलॉग प्राइस कितना है, कैटलॉग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस कितना है, एमआरपी मतलब 5,000 रुपए है। आलोक रिटर्न गुड्स 500, कैटलॉग प्राइस 500 रुपए का गुड्स वापस करके चला गया आलोक। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू अमित एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 6% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फॉर 2,700 फ्रॉम अरुण। Azhar's account is cleared by paying ₹8,900 in full settlement of his account. The cashier stole मतलब चोरी करना, the cashier stole ₹1,000 and he is untraceable, मतलब वो पकड़ में नहीं आ रहा है, पैसा लेके गायब हो गया। Salary paid to Umesh 700, rent paid to Ajit 500, commission received है 200 रुपए। करें एंट्री। चलो देखो, अभी तो मैं क्वेश्चन रीड बस किया हूं, समझाऊंगा अब, है ना। चलो देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपए लगा के, जिसमें से 50,000 का क्या था, कैश लाया था खुद का, और 20,000 का क्या था, लोन। एंट्री होगी, डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू विजयस लोन, विजयस लोन। कैपिटल कितना लग रहा है इसका, और लोन कितने का लिया, 20। टोटल कैश कितना है बिजनेस में, बीइंग business started with cash of ₹50,000 and loan of ₹20,000। ये हो गई पहले नंबर की जर्नल एंट्री।
अब 1 अप्रैल के बाद कौन सी डेट है? 4 अप्रैल। परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा 4,000 का। कौन सी आज तारीख है? 4 तारीख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग फर्नीचर परचेज। कितना रुपए? 4,000 रुपए। क्लियर है? 7 तारीख को कौन सी एंट्री होगी? परचेज गुड फ्रॉम आनंद फॉर कैश 25,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आनंद बस लिखा रहता है, टू कैश नहीं लिखा रहता ना, तो अपन उसको उधारी मानते हैं। यहाँ पे आनंद फॉर कैश लिखा हुआ है, तो ये कैश में हुआ है। कैश बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन कैश 25,000 रुपए। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? चलो 7 तारीख के बाद कौन सी डेट है? 8। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम अजहर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने क्या बताया था? इसकी कैलकुलेशन होती है लेकिन एंट्री नहीं होती है। मतलब 10,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो कितने का पड़ा होगा हमको? 9,000 का पड़ा होगा। 8 तारीख। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजहर, अजहर्स अकाउंट 9,000 और 9,000। यहां पे लिखना बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अजहर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आठ तारीख की एंट्री हो गई। 8 तारीख के बाद कौन सी डेट है? सोल्ड गुड्स टू आलोक एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कैटेलॉग प्राइस, कैटेलॉग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, रिटेल प्राइस कितने की है? 5,000। 5,000 में 5% डिस्काउंट में बेच रहे हैं। 10 तारीख है। उधारी में बेचे कि नकदी बेचे? सोल्ड गुड्स टू आलोक लिखा है, मतलब किस में बेचे होंगे? उधार में। तो आलोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स टू आलोक ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 4,750 रुपए आएगा। 5% माइनस कर दो 5,000 में, तो 4,750 आएगा। करके देख लो। इसके बाद 10 तारीख के बाद कौन सी डेट है? 14। आलोक ने गुड्स वापस किया 500 रुपए कैटेलॉग प्राइस का। एंट्री तो समझ में आ जाएगी, अमाउंट कितना आएगा? 10 के बाद है 14 तारीख। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आलोक बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय आलोक। कितना रुपए आएगा? 500 रुपए नहीं आएगा। 500 रुपए तो उसकी कैटेलॉग प्राइस थी भाई। कैटेलॉग प्राइस का माल वापस करके जा रहे, तो उसमें भी 5% माइनस करके लोगे। 4,475 रुपए आएगा। करके देख लो। 500 में 5% माइनस करो, 475 आ रहा है।
अब इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू अमित एट ट्रेड डिस्काउंट है 6% और कैश डिस्काउंट कितना है 2%। यहां पर देखो एक छोटी सी वर्किंग कर रहा हूं। सेल्स कितने में बेच रहे हैं 15,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10% है कि 5% है 6% है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 6%। तो 15,000 का 6% होता है 900, तो आ जाएगा 14,100 माइनस कैश डिस्काउंट कितना लेंगे 2%। तो 14,000 का 14,100 का 2% कितना होता है करके देखो कैलकुलेटर से। 14,100 का 2% कितना होता है 282। ये माइनस करो नेट अमाउंट कितनी आ रही है 14,100 माइनस 282 करो 13818 इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्किंग है ना हमारे काम की है। मैं क्या बोला ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन बस होती है एंट्री नहीं होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी होती है और एंट्री भी होती है। ये हो जाएगा 22 तारीख। किसको बेच रहे सामान सोल्ड गुड्स टू अमित। कैश डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब ये उधारी में है कि नकदी है मेरे को कोई बता सकता है। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू अमित लिखा है, अमित को बेच रहे हैं सामान 15,000 का। एट कैश नहीं लिखा है। तो बताओ ट्रेड डिस्काउंट दिया 2% और कैश डिस्काउंट दिया ट्रेड डिस्काउंट है 6% और कैश डिस्काउंट है 2%। तो मेरा सवाल ये है कि उधारी में बेचा है कि नकदी में बेचा है। क्यों कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब क्या होता है कैश में हुआ रहता है। तो हमको लिखा नहीं है लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि इसको कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये ट्रांजेक्शन कैसा होगा कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट जो होता है ना डिस्काउंट वो कैश की पूछी होती है बोलने का मतलब कैश डेबिट होगा ना तो डिस्काउंट भी क्या होगा डेबिट। कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा क्रेडिट। तो डिस्काउंट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एट 6% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा यह आएगा 14,100 रुपए। ठीक है, यहां आ जाएगा 282 रुपए और यहां आ जाएगा आपका 13,818। बताओ यहाँ पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री किया क्या कैश डिस्काउंट का बस एंट्री हुआ है। ये वर्किंग को यहाँ साइड में मैं पेस्ट कर दे रहा हूं, बाद में आप लोग देखोगे तो काम आएगा आप लोगों को। हाँ वर्किंग शो करना पड़ेगा तो मैं यहीं पे साइड में रख दे रहा हूँ इसको चिपका के यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में आप ही लोगों के काम आएगा देखिए। 2 मिनट का जगह बना लेता हूँ और चलो देखो 22 अप्रैल के बाद कौन सी डेट है रिसीव्ड एन ऑर्डर
हाँ, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑफ ₹2700 फ्रॉम अरुण। कभी भी ऑर्डर मिलता है ना तो ऑर्डर की एंट्री नहीं करते, तो लिख के दिखाना जरूर पड़ेगा अपने को। 22 तारीख के बाद 25 तारीख, नो एंट्री फॉर ऑर्डर की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अजहर अकाउंट इज क्लियर्ड बाय पेइंग 8,900 इन फुल सेटलमेंट इज ऑफिस अकाउंट। देखो, अजहर का लेन देन निकालो। अजहर 8 तारीख की एंट्री चेक करो, 8 तारीख की। अजहर को हमने उधारी, अजहर से हमने उधार में सामान खरीदा था, कितने का? 9,000 का। लेकिन अब अजहर के अकाउंट को हम सेटल कर रहे हैं कितने रुपए से? 8,900। 100 रुपए कहाँ गया डिस्काउंट? हमको मिला होगा कि हम दिए होंगे? हमको मिला है डिस्काउंट, क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया इसलिए। तो कौन सी तारीख है ये? 28 अप्रैल। एंट्री होगी अजहर अकाउंट, डेबिट। डिस्काउंट पूछी होती किसकी? कैश की, तो टू कैश, टू डिस्काउंट आएगा 100 रुपए, यह आएगा 8,900 रुपए। और ये बीइंग पेमेंट मेड टू अजहर इन फुल सेटलमेंट। ये हो गया 28 अप्रैल की एंट्री। 28 के बाद कौन सी तारीख है? 29। कैशियर था एक, वो 1,000 रुपए चुरा के भाग गया और मिल भी नहीं रहा वो कैशियर, तो क्या करेंगे? बैड डेट नहीं बोलेंगे, बैड डेट थोड़ी हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया ना। तो 29 अप्रैल था, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपये। बीइंग, इसमें कहा से डिस्काउंट देगा? बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर। ठीक है, उसके बाद लास्ट सैलरी पेड टू उमेश। देखो यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन एक साथ दे दिया लास्ट में, तो एक ही डेट में 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो आप लोग इसको कैसे दिखा सकते हो? इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कंबाइंड एंट्री करो। कैसे करो? कंबाइंड एंट्री। मैं भी कंबाइंड एंट्री मार रहा हूं। क्या क्या काहे का पेमेंट किया है? सैलरी, सैलरी का पेमेंट हुआ है, रेंट का पेमेंट हुआ है और कमीशन मिला है। देखो, 2 चीज दे रहे हैं और 1 चीज मिल रहा है, तो 2 चीज की कंबाइंड एंट्री करेंगे, एक को अलग रखेंगे। 30 अप्रैल सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट किसको दे रहा है वो मैटर नहीं करता, खर्चे का नाम लिखना है अपने को। टू कैश, कितने की दे रहा है सैलरी? हाँ, और रेंट कितना दे रहा है? 500, दोनों मिला के 1200। बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, लास्ट एंट्री। हाँ हाँ, डेट वही डलेगी 30 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बीइंग कमीशन रिसीव 200। ठीक है, अब बस ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। लास्ट में एक टोटल मारना पड़ेगा।
एक चीज मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, अभी बता दूं। जब भी जर्नल एंट्री करते वक्त पेज खत्म हो जाता है, यहाँ पे पेज खत्म हुआ कि नहीं अपना, हुआ, अगले पेज में जाते ना तो पेज टोटल लगा के अगले पेज में जाना रहता है। अब जैसे यहाँ पर पेज खत्म हो गया, यहाँ पे आपको पेज टोटल मारना पड़ेगा, फिर वो टोटल को अगले पेज में लेके जाना पड़ेगा जब भी पेज खत्म होता है तब। अब क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में बना दिया इसलिए वो नौबत नहीं आई, लेकिन कॉपी में जब बनाओगे तो पेज टोटल लगा के अगले पेज में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, कैरी ओवर और ब्रॉट डाउन करके लिखना रहता है। ठीक है, जैसे पेज आपका खत्म हो गया, मान लो ये एक पेज है, आप एंट्री किए, ठीक है, और एंट्री आपकी यहाँ पे पूरी हो गई, तो यहाँ पे टोटल लगा दो पेज का, यहाँ पे लिखना पेज टोटल कैरी ओवर। कैरी ओवर मतलब नेक्स्ट पेज में आप लेके चले गए। फिर यहाँ पर लिखना पेज टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दो या ब्रॉट डाउन लिख दो, तो ये जो टोटल है वो यहां आ जाएगा आपका। हाँ, इसका टोटल में काम आएगा। ठीक है, इसका टोटल में काम आएगा। चलो इसका टोटल मार लो तो कितना आ रहा है टोटल, कैलकुलेटर दो तो मैं लगा लेता हूँ जल्दी से। 70,000 प्लस 4,000 प्लस 25,000 प्लस 9,000 प्लस 4,750 प्लस 475 प्लस 14,100 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 200, 138,725, 138,725, 138,725। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये समझ में आया? इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आएगा और सीधा 15 नंबर का रहेगा भाई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताऊं कुछ। चलो इतना नोट कर लो, फिर अपन जीएसटी में एंट्री करते हैं। ये मैं भेज दूंगा, आप लोग अभी लिखने का काम मत करो, लेकिन मेरे को याद जरूर दिला देना सर भेजना है करके। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो होता है, जीएसटी जो होता है ये गुड्स या सर्विस के सप्लाई होने पर लगाया जाता है। जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाता है? गुड्स या सर्विस के सप्लाई होने के ऊपर लगाया जाता है। आप लोगों को जीएसटी के बारे में कुछ पता है कि नहीं? थोड़ा बहुत। जीएसटी है, दो टाइप का होता है। नॉर्मली जीएसटी तो 3 टाइप का होता है। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। लेकिन एक्चुअली आईजीएसटी कोई अपने आप में खुद जीएसटी नहीं है। मेन जो जीएसटी होते हैं वो कौन कौन से जीएसटी होते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मेन जो इधर देखो सुयश, मेन जो जीएसटी होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। आईजीएसटी का कोई अपना खुद का टाइप नहीं होता। क्या होता है सीजीएसटी एसजीएसटी का मतलब? जितना भी जीएसटी का कलेक्शन होता है ना, उसका 50-50% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। जीएसटी के मेन 4 टाइप के रेट होते हैं। एक होता है 5%, उसके बाद होता है 12%, फिर होता है 18% और उसके बाद होता है 28%। ठीक है, जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? 4 रेट्स होते हैं जीएसटी के मेन, 5%, 12%, 18% और 28%। तो 5 का है तो ये हो जाएगा 2.5%, 2.5%, 12 है तो 6-6%, 18 है तो 9-9% और 28 है तो 14-14%, आधा आधा रख लेंगे इन लोग। और आईजीएसटी है तो 5%, 12%, 18% और 28%। ये ऐसा क्या है? सुनो, आप लोगों को उसके लिए है ना 2 चीजें समझनी पड़ेगी। मान लो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र है। ध्यान से सुनना ना,
छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। अगर कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का व्यापारी है, छत्तीसगढ़ में ही सामान बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विद इन छत्तीसगढ़, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? और अगर कोई व्यापारी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में ही गुड्स बेच रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर कोई महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ में बेच रहा है, या फिर छत्तीसगढ़ का है महाराष्ट्र में बेच रहा है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। जब एक ही स्टेट के अंदर ही अंदर गुड्स बिक जा रहा है, सप्लाई हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। हाँ, नहीं मालूम? ठीक है। इंट्रा और इंटर में डिफरेंस समझ में आया? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे में। सुनो ध्यान से, जब आप छत्तीसगढ़ में ही रह के छत्तीसगढ़ में ही सामान खरीदोगे या बेचोगे, तो आप जब बिल बनाओगे ना, आप जब बिल बनाओगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी करके अलग अलग देखने को मिलेगा। कब? कौन से केस में? इंट्रा के केस में। मतलब बिल में जब जीएसटी लगेगा ना, तो ऐसे अलग अलग देखने को मिलेगा। और जब आप इंटर स्टेट की बात करोगे, तो उस केस में आईजीएसटी देखने को मिलेगा। करके देख लेना कभी भी कोई खरीदी या कोई बिक्री। आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचोगे या खरीदोगे, तो आपको है ना सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आईजीएसटी। और इंट्रा के केस में विद इन स्टेट अगर वो हो रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे, जब हम कोई गुड्स को खरीदते हैं, क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो परचेज करते समय जो जीएसटी जुड़ के आता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? और जब हम कोई गुड्स को बेचते हैं, तो बेचते समय हम गुड्स को जिस जीएसटी लगा के बेचते हैं, तो उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। खरीदते समय जो जीएसटी लग के आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। और बेचते समय जो जीएसटी लग के आता है, उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क है? इनपुट मतलब हमने खरीदते समय ऑलरेडी दे दिया सामने वाले को, और आउटपुट मतलब सामने वाला हमको जीएसटी का पैसा दिया है, अब हमको उसको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। क्लियर है? तो चलो मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताना मेरे को क्या एंट्री होगी, बस कॉमन सेंस से बताना। परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली। हम रायपुर के हैं ना, हम कहां के हैं? रायपुर के। परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली ₹50,000 एंड या एट जीएसटी and charged and supplier charged GST at the rate of 18%। चलो बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज करने की एंट्री क्या होती है, पहले मेरे को नॉर्मली बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। अब जब खरीदते हैं तो हमारा जो जीएसटी जुड़ के आता है, उसको इनपुट बोलते हैं कि आउटपुट? इनपुट जीएसटी। और बेचते समय जो जीएसटी लगता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। इनपुट जीएसटी हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इनपुट जीएसटी हमेशा क्या होता है? डेबिट। और आउटपुट जीएसटी हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो ये एंट्री ऐसे होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। हम रायपुर के हैं और दिल्ली से सामान आ रहा है, तो आईजी तो इंट्रा स्टेट होगा कि इंटर वाला होगा?
इंटर, तो इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे। इनपुट आईजीएसटी कितना आएगा? परचेस कितने का किए हैं? 50,000 का 18% कितना होगा? और कैश में कितना जाएगा? कैश में जाएगा 59,000। है समझ में? और यही अगर दिल्ली के बदले धमतरी होता तो एंट्री हो जाती परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश। यहां पे आता 50,000, यहाँ पे आता 4,500, यहाँ पे आता 4,500, मतलब उसका आधा आधा कर देना है। और यहाँ टोटल कितना था? 59,000। सिमिलरली ऐसे अपने को सेल्स के लिए भी करना है। जब हम एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, जब हम एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं तो क्या लगा के बेचोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लगेगा, तब आउटपुट लगेगा। और एक स्टेट से बाहर बेच रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, उस समय आउटपुट जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी वाला। और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। ये समझ में आया जीएसटी का ट्रांजेक्शन? चलो मैं एक एंट्री दे रहा हूं, एंट्री करके बताना। राम ऑफ बिलासपुर sold goods to दुर्गेश राम बिलासपुर का है, गुड्स बेच रहा है दुर्गेश को। कहाँ का है वो? रायपुर का। ₹50,000 एंड चार्ज्ड जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। चलो बताओ क्या एंट्री होगी? आपको नहीं, आपको राम के लिए एंट्री करनी है। आपको एंट्री करनी है राम के लिए। राम के लिए एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, हाँ, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। कितना आएगा? सेल्स में आएगा 50,000, 3,000, 3,000, और यहाँ पे कितना आएगा? आया समझ में? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनपुट हमेशा क्या होता है? डेबिट, और आउटपुट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां तक आया समझ में? अब इसके बाद मैं अपनी ही बात को भी काटने वाला हूं ना। मैं अभी क्या बोला? इनपुट हमेशा क्या होता है? डेबिट, और आउटपुट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। राम टेकन ओवर गुड्स of ₹10,000 for his personal use। राम जो है गुड्स को टेक ओवर कर रहा है, किस लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए ले जा रहा है। बेचा नहीं है, अपने घर के लिए लेके जा रहा है। ₹10,000 तो हो गया, ऑन विच GST charged by supplier at the rate of 12%। मतलब जो गुड्स को लेके जा रहे हैं ना घर यूज करने के लिए, उसमें जीएसटी लगा था कितना परसेंट? 12% लगा हुआ था। क्या करेंगे? एंट्री
क्या एंट्री होगी? सबसे पहले घर के यूज के लिए ले जा रहे हैं तो ड्राइंग्स लेते हैं, ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू परचेस, टू CGST, टू इनपुट, इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट, टू इनपुट SGST। कितने का गुड्स लेके चला गया वो? 10,000 का। कितना परसेंट? 1200 का 600 और इधर आएगा 11,200। मैं अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, इनपुट हमेशा क्या होता है? डेबिट। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स लेके जा रहा है तो हमेशा क्या होगा? फिर क्रेडिट हो जाए। उस समय आउटपुट मत लिख देना, ठीक है? उस समय इनपुट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे की क्लास में, हाँ बोलो सर। और रिटर्न होगा तो? हाँ, गुड्स रिटर्न हो रहा है या कुछ हो रहा है तो जीएसटी जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? उस समय इनपुट आउटपुट नहीं दिखाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? रिवर्स होगा भाई। रिवर्स का मतलब इनपुट अगर है तो इनपुट का ही इनपुट रिवर्स होगा, आउटपुट है तो आउटपुट का ही आउटपुट रिवर्स होगा। क्लियर है? अपोजिट नहीं जाएगा अगर गुड्स वापस हो रहा है तो। चलो इसका मैं करके बता दे रहा हूं। राम ऑफ बिलासपुर सोल्ड गुड्स टू दुर्गेश। क्या किए थे आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट 56,000, सेल्स और ये सब लिखे थे। अब दुर्गेश रिटर्न गुड्स, दुर्गेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। दुर्गेश ने 2,000 रुपए का माल वापस कर दिया, 50,000 का खरीद के ले गया, 2,000 का वापस कर दिया। तो क्या एंट्री होगी? जीएसटी कितना लगा था? 12%। मैं हमेशा क्या बोला? आउटपुट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे आउटपुट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा। क्या एंट्री होगी? दुर्गेश, सॉरी रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पे लिखोगे क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू दुर्गेश। यह आएगा 2,000। 2,000 का 6% कितना होता है? 120, 2,240। अब ऐसा अगर परचेस रिटर्न रहा तो परचेस में इनपुट रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसके आगे का फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अपन जीएसटी वाले क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? हम जीएसटी वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। चलो।